अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा-सा बिज़ी स्केड्यूल होता है जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ा-सा टाइम की थोड़ी-सी मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है और फिर चीज़ों को मैं खुद कर रहा होता हूँ। मैं इतना कोई डेलीगेशन नहीं करता चीज़ों के ऊपर। अपने कोर्ट केसेस के अंदर भी और अपना इमिग्रेशन वाले जो मामलात होते हैं इनके अंदर मुझे खुद देखना होता है सारी चीज़ों को। इसलिए थोड़ा-सा माज़रत के थोड़ा-सा डिले हो जाता है चीज़ों को बनाने में, इन्फॉर्मेशन देने में, क्योंकि मेरा मेन जो एम है वो आप लोगों को एजुकेट करना है कि चीज़ों को कैसे आप लेके चल सकते हैं। और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप थोड़ा-सा पढ़ें और थोड़ा-सा चीज़ों को खुद देखें तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एनीवे जी, आज का टॉपिक है कि आप कनाडा कैसे जा सकते हैं। आपके पास लीगल रास्ते क्या-क्या मौजूद हैं कनाडा जाने के लिए। इसको हम वन बाय वन लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा कि लीगैलिटीज़ क्या हैं और क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं और इल्लीगैलिटीज़ क्या हैं और किस तरह से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ आप पढ़ें और आप करें। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। ठीक है, आपको खुद एजेंट से फिर अगेन एंड अगेन बार-बार कहता हूँ, एजेंट हज़रात से बचें। फ्रॉड बहुत ज़्यादा है आजकल। वैसे ही इकोनॉमिक हालात हमारे इतने बुरे हैं कि हर बंदे का दूसरे बंदे की पॉकेट में हाथ है, तो वो इसी चक्कर में होते हैं कि भाई कहीं से पैसे आ जाएँ, थोड़े से किस तरह के पैसे बन जाएँ। एनीवे जी, हम इस वीडियो को जो है वो 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। आपके लिए बता देता हूँ। नंबर 1 जो हमारी आएगी वो इसका एक्सप्रेस एंट्री है, जो आपका फेडरल प्रोग्राम है। सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा फेडरल प्रोग्राम कैसे है, किस तरह से ये सारा होगा और किस तरह से हम इसे लेके चलेंगे। सेकंड चीज़ जो है जिसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी इंटरेस्टेड होते हैं, दैट इज़ प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, पीएनपीबी से रूटीन में जो लोग कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है फैमिली स्पॉन्सरशिप। वो कनाडा में कैसे होती है उसको हमने डिस्कस करना है। और फिर सबसे एंड पे जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसा होता है, ठीक है, लेकिन वो कंपटीशन में नहीं जाना चाहते, स्किल्ड इमिग्रेशन में नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए उनका बिजनेस इमिग्रेशन का कैसे क्या सीन होता है। फिर एंड पे मैं एक कंक्लूजन आपको दे दूंगा इस सारी वीडियो का। मैंने क्रक्स आपको बता दिया है, तो इस तरह से अब हम इसे स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट थिंग। जी, तो फर्स्ट चीज़ फर्स्ट कम फर्स्ट, हमारा है एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम। एक्सप्रेस एंट्री जो सिस्टम है वो बेसिकली कनाडा का एक फेडरल प्रोग्राम है। फेडरल प्रोग्राम होने का फ़र्क क्या है प्रोविंशियल और फेडरल प्रोग्राम में? फेडरल प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि आप कनाडा में इमिग्रेशन लें तो आप कनाडा के किसी भी कोने में कहीं पे भी जाएँ, आप टोरंटो जाके रहना चाहें, आप किसी भी और जगह पे रह के जाना चाहें, आपके लिए कोई इशू नहीं है। आप आराम से कहीं पे भी जाके रह सकते हैं स्किल्ड इमिग्रेशन के अंदर। इसमें सबसे ज़रूरी आपकी चीज़ होती है, एक तो एजुकेशन, एजुकेटेड बहुत होना ज़रूरी है। एक स्किल्ड वर्कर के लिए ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। जो लोग बड़े हाईली स्किल्ड हैं या जो लोग बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनका फिर एक स्कोर काउंट होता है। 67 स्कोर है आई गेस जो कट ऑफ लाइन है। कट ऑफ लाइन का मतलब है उससे नीचे को वो कंसिडर नहीं करते। अगर आप 67 से ऊपर जाएंगे तो देन दे विल कंसिडर इट। और उसमें फिर आइल्स बहुत ज़रूरी है। आइल्स में इनका अपना क्राइटेरिया है, CLB 7, CLB 8, CLB 9। वो सब आपको नॉर्मली आप CLB 7 में अगर फॉल कर जाएँ, उसमें लिसनिंग थोड़ी सी हाई है, उनके अपने बैंड्स हैं, तो वो अब लिसनिंग थोड़ी सी हाई है। उसके अंदर अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसमें ये है जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक स्कोर पूरा करना है। उसके बाद अपना उस स्कोर के अंदर आप पूरा कर जाएंगे, देन आपको एक ड्रॉ होगा। आपको एक GC की बनानी है इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके। उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा। मेरे ख्याल मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन मैं डिटेल्ड वीडियो फिर दोबारा बना दूंगा इसके ऊपर कि एक्सप्रेस एंट्री क्या है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जो है वो आपको एक ओवरव्यू दे रहा है। GC की आपने बनानी है, आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने सर्टिफिकेट साथ लगाने हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जैसे कि आइल्स या फ्रेंच के, आप इंग्लिश में या फ्रेंच में आपने जो भी आपने टेस्ट करना है, क्योंकि कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस दो हैं, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है। जस्ट लाइक जिस तरह अमेरिका में दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक स्पेनिश है और एक इंग्लिश है, इधर एक फ्रेंच है और इंग्लिश है। एनीवे वो आपने वो करना है। आपके डिफरेंट चीज़ों के स्कोर्स आएंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस आएगा, आपकी एज का स्कोर है, फिर आपकी क्वालिफिकेशन का स्कोर है, ठीक है। फिर अगर आपके स्पाउस आ जा रहा है तो उसका कुछ थोड़ा बहुत स्कोर साथ ऐड इन होगा। और उसके बाद आपने जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो देना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपका एक सर्टेन स्कोर आएगा। उसके बाद हर 15 डेज़ के बाद एक लकी ड्रॉ होता है।
उस ड्रॉ के अंदर अगर आपका नाम आ गया तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो आपको सेलेक्ट करेगी, आपको इनविटेशन भेजेगी टू इमिग्रेट, कि आपको हम वेलकम करते हैं अपने मुल्क के अंदर, आप इमिग्रेट करें यहाँ पे। और वो दैट विल अल्टीमेटली लीड्स यू टू पी आर प्रोसेस, कि आप उसमें जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी वाले प्रोसेस में चले जाते हैं और अल्टीमेटली फिर आप कैनेडियन नेशनल बने जाते हैं। ये सेकंड जो चीज़ है वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है, जिसमें हमारे यहाँ पे बहुत सारे एजेंट हजरात जो हैं वो लोगों को बेवकूफ़ी बनाते हैं, ये वर्क परमिट आ गया है, फलाना है फलाना है। बेसिकली होता क्या है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जो है बेसिकली एक प्रोविंशियल प्रोग्राम है। इसमें आपको मैं आपको एक जनरल रूल बता रहा हूँ, क्योंकि हर प्रोविंस और हर पीएनपी के अंदर डिफरेंट अप्लाई होती हैं चीज़ें, लेकिन ये जनरल आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि आइडिया देने के लिए ये होता क्या है। ये बेसिकली ये होता है कि आपको एक ख़ास प्रोविंस से इनवाइट करता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपकी स्किल्ड वही आपका अगेन आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी नॉर्मली मांगी जाती है कि आप प्रोफिशिएंट हैं लैंग्वेज के अंदर, नहीं है। उसके बाद जब आपको प्रोविंस नॉमिनेट करता है तो इसमें नॉर्मली आप लकी ड्रॉ में नहीं जाते, इसमें प्रोविंस आपको खुद ही चूज़ कर लेता है पहले ही, कि भाईजान प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में आप चूज़ हो गए, और आप फिर उसके बाद जब आप जॉब अप्लाई करते हैं या कोई जॉब ऑफर है आपके पास, उसमें एक प्रोसेस है, उससे गुजर के आपको जब ये जो प्रोविंस है वो सेलेक्ट कर लेता है, देन दे इनवाइट यू, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, कनाडा नहीं, आपको वो प्रोविंस इनवाइट करता है टू इमिग्रेट। आपका उसमें कंडीशन ये होती है, कुछ की 3 है कुछ की 5 है, आपको 3 या 5 साल के लिए उस खास प्रोविंस में रहना पड़ता है, उसके बाद आप कनाडा में कहीं और मूव कर सकते हैं, उस प्रोविंस से बाहर नहीं जा सकते। ये नॉर्मली जो कनाडा के बैकवर्ड प्रोविंसेस हैं वो ये करते हैं, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, और वहाँ पे लोग इमिग्रेट करें, आबादी बढ़े, डेफिनेटली फिर चीज़ें उस तरह से वर्क करती हैं इसके अंदर। लेकिन आज तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इस पे भी मैं एक डिटेल्ड अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल, जिस पे मैं सोच रहा हूँ हर टॉपिक को अलग अलग कवर करूँ, तो इसको मैं अलग से जल्दी एक वीडियो बनाता हूँ और उसमें मैं अलग अलग कवर करता हूँ। ये थर्ड फेज जो है वो है फैमिली स्पॉन्सरशिप। फैमिली स्पॉन्सरशिप कनाडा में इतनी आसान नहीं है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये है कि अमेरिका में ये एंड कंपेयर टू अमेरिका ये मुश्किल है, अमेरिका में बहुत आसान है। मेरे कहने का मकसद ये था कि ये अगर मैं उस कंपेरिजन में बात करूँ, इसमें बेसिकली आपको स्पॉन्सरशिप जो है वो ये अवेलेबल होता है फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, फॉर पेरेंट्स, फॉर योर बच्चे, चाइल्ड चिल्ड्रन, उनके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई ख़ास आप ऐसे नहीं है कि आपके चाचा मामा ताया उठ के स्पॉन्सर कर दे और स्पॉन्सर हो जाए, ऐसे स्पॉन्सर नहीं होता कनाडा के अंदर, ठीक है। फिर एक सर्टन पीरियड के लिए आपको स्पॉन्सर को ये प्रूव करना पड़ता है कि वो इनका खर्चा उठा सकता है सर्टन पीरियड तक। तो ज़ाहिर बात है आएंगे शुरू में काम तो नहीं करेंगे ना, तो कुछ अर्से तक उनका जो है उनका डिपेंडेंसी जो रहेगी। फिर इनकी एज लिमिट भी है, एक सर्टन एज लिमिट के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक सर्टन एज लिमिट तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आई ट्राई टू कवर दिस, मैं अगेन दोबारा कहूँ जिस तरह पहले 2 टॉपिक्स में कहा है, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है इमिग्रेशन। ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और इसके बाद मैं इस पर डिटेल्ड बनाऊँगा चारों चीज़ों पे, एक्सप्रेस एंट्री बनाऊँगा, प्रोविंशियल नॉमिनेशन बनाऊँगा, फैमिली स्पॉन्सरशिप बनाऊँगा, और जो सबसे लोग इंटरेस्ट होते हैं बिजनेस इमिग्रेशन, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अच्छा जी, लास्टली जो इमिग्रेट होने का एक तरीका है वो बिजनेस इमिग्रेशन है। बिजनेस इमिग्रेशन, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर, तो आप पैसा ला सकते हैं। इसके नॉर्मली जो है वो 2 से 2.5 लाख डॉलर के अंदर एक रफली होता है, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं एक डिटेल्ड आपको फोकस चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर, कि जिस तरह आप वहाँ पे पैसा ला सकते हैं। इनका एक इन्वेस्टर कैपिटल वेंचर प्रोग्राम है, पायलट प्रोग्राम है, उसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनका और भी कुछ थोड़े से प्रोग्राम्स हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के चलते हैं, उनमें आप पैसा इन्वेस्ट करें तो ये आपको वेलकम करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये कैपिटल स्टेट है। ये आपको अगर इफ़ यू हैव मनी तो फिर कनाडा आना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और मैं तो कहता हूँ अमेरिका जाना भी आपके लिए कोई मसला नहीं है। अगर इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर और आपके पैसे अच्छे हैं तो आप अमेरिका भी जा सकते हैं, कनाडा भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं अगेन ये मैं आपको एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का, और बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। इनके ऊपर मैं अलग अलग से पूरी पूरी वीडियो बनाऊँगा 8-10 मिनट की, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, इनको हमने ऐसे ऐसे करना है, और फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेके चलेंगे।
इन द एंड जी ये है कि देखें, ये 4 प्रोग्राम हैं, इनके 4 तरह का इनका तरीकाकार है जो लीगल तरीकाकार है। यहाँ तो लोग करते हैं ना कि जी हमें विजिट वीज़ा लगाए, हम जाएँ, और वो इसलिए विजिट वीज़ा लगता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जिस मुल्क में इमिग्रेशन आसान होगी उसमें हमेशा विजिट वीज़ा जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे जो है विजिट वीज़ा कनाडा का मेरे हिसाब से मुश्किल तरीन जो विजिट वीज़ा है वो कनाडा का है। लेकिन बहरहाल ये चारों प्रोग्राम हैं, इनके अपने क्राइटेरिया है। एक इन्वेस्टर के लिए रखा हुआ है कि इन्होंने फेडरल का स्किल्ड बेस रखा हुआ है, कि प्रोविंशियल का स्किल्ड बेस रखा हुआ है, एक फैमिली स्पॉन्सरशिप है, उसमें तो स्किल का ताल्लुक नहीं है। तो वो इसलिए ये तीनों चारों प्रोग्राम हैं, इनके अपने अपने क्राइटेरिया हैं, इनको मैं अलग अलग इन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सारा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आए। मेरा ख्याल है मैंने एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, पीएनपी के ऊपर बना दूंगा, फैमिली स्पॉन्सरशिप बना दूंगा, वो कैसे होगी, बिजनेस इमिग्रेशन के ऊपर बना दूंगा, कोई इशू नहीं है कि कैसे होगी, कैसे हमने करनी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। तो उससे फिर ये होगा, आपके लिए एक अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ताकि आपको समझ आए कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, और उसके बाद हम इस पर आगे चल सकते हैं। अभी तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, आपका बर्दाश्त करने का शुक्रिया, सुनने का शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अगर आपको लगता है पूरी करते हैं तो आप यू कैन कम टू मी, हम आपके असेसमेंट कर सकते हैं, आपको पूरा बता सकते हैं कि भाई आपका ये है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्किल्ड है, आप मुझे अपनी सीवी जो रिज्यूमे है वो भेज सकते हैं कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपका कहाँ पे फॉल करते हैं, क्या उनकी स्टोरी है। आप कनाडा जा भी सकते हैं, नहीं जा सकते। इफ़ यू हैव अ गुड चांस तो मैं आपको बताऊंगा यू हैव गुड चांस, अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि भाई आप ट्राई ना करें, आपका नहीं बनता। इस तरह ही अगर आप एलिजिबल होते हैं इन्वेस्टर के लिए या किसी भी और स्पॉन्सरशिप के लिए, डू कॉन्टेक्ट मी, आई विल गाइड यू एज मच एज पॉसिबल, और जितना सही सही आपको गाइड कर सकूँगा मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा इसमें, और इसमें सारा प्रोसेस में आपको हेल्प कर सकता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।